हेलो विद्यार्थियों, विषय सांख्यिकी, चैप्टर फर्स्ट, सूचना का एकत्रीकरण। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। हमने आगे पढ़ा और उससे आगे पढ़ते हैं। प्राथमिक सूचना एकत्रित करने की पद्धतियाँ। 3 पद्धतियाँ: प्रत्यक्ष जांच, अप्रत्यक्ष जांच और प्रश्नावली। सबसे पहले हम प्रत्यक्ष जांच के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष जांच, इस पद्धति में संशोधक स्वयं अथवा उसके द्वारा नियुक्त गणक जांच के प्राप्त स्थान से सीधी मुलाकात लेता है और आवश्यक सूचना प्राप्त करता है। वापिस से, इस पद्धति में संशोधक स्वयं अथवा उसके द्वारा नियुक्त गणक जांच के स्थान से सीधी मुलाकात लेते हैं और आवश्यक सूचना प्राप्त करते हैं। उसे हम प्रत्यक्ष जांच कहते हैं। अब इसके गुण। पहला गुण है, इस पद्धति से सही व विश्वसनीय सूचना मिलती है। दूसरा है, सूचनादाता के साथ प्रत्यक्ष मुलाकात होती है, कारण सभी सूचनाएं दाता को प्रश्न या संशय या उलझन कुछ भी हो वो स्पष्टीकरण से हल की जा सकती है। तीसरा है, व्यक्तिगत जांच के समय गणक द्वारा जितनी बार सूचना दाता से पूरक सूचना मिल जाती है जो परिणाम के अर्थघटन करने में उपयोगी सिद्ध होती है। जब आप सीधी मुलाकात करते हैं तब आप किसी भी व्यक्ति से उनसे बारे में जानना आसान होता है। जब जांच का क्षेत्र मर्यादित हो तब यह पद्धति सटीक बनती है। कई बार सूचनादाता कुछ प्रकार की सूचनाएं देने में संकोचते हैं, अनुभव करते हैं। ऐसे समय में गणक ऐसी सूचना देने वाले को पूरक प्रश्न पूछकर दी गई सूचना का दुरुपयोग नहीं होगा ऐसा विश्वास देकर सूचना समक्ष प्राप्त कर सकते हैं। किसी को संकोच हो तो वो इस तरीके से अपनी कर सकते हैं। अब इसके दोष। जब जांच का क्षेत्र विशाल व विस्तृत हो तो यह पद्धति अधिक समय लेती है और गणक की आवश्यकता भी पड़ती है। यह पद्धति अधिक खर्चीली हो जाती है। गणक को प्रशिक्षण ना हो तो इस प्रकार द्वारा जानकारी प्राप्त करना अविश्वसनीयता घटाती है। उनका इस बारे में जानना आवश्यक होता है कि जानकारी कैसे प्राप्त करनी है। किसी को नुकसान पहुंचाए या किसी का मन दुखाए, उनसे वो जानकारी उनके विश्वास में लेके प्राप्त करना मुश्किल होता है, तो उसके लिए उनके शिक्षित होना आवश्यक है। अब आते हैं अप्रत्यक्ष जांच। अप्रत्यक्ष जांच अर्थात निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी भी एक परिस्थिति का निर्माण होने पर संशोधक जांच संबंधी जानकारी रखने वाले समक्ष संस्थाओं या व्यक्तियों का संपर्क करता है और ऐसे संस्था व व्यक्ति से अनुरूप सूचना प्राप्त करता है। कौन कौन सा? पहला है, प्रत्यक्ष श्रोता अस्तित्व में ना हो तब। प्रत्यक्ष जांच हेतु क्षेत्र अति विशाल हो और क्षेत्र के आगे आने वाली सूचनाएं देने व्यक्ति से सीधी मुलाकात लेनी हो तब। समय ना हो तब। जो सूचना प्राप्त करने हो उसका स्वरूप स्थल अत्यंत जटिल हो। जब सूचना प्राप्त करनी हो उसका स्थल अत्यंत जटिल हो। जब प्रत्यक्ष जांच अधीन होने वाला खर्च असहाय हो तब। उसे ये सब कारण अप्रत्यक्ष जांच के लिए। अब इसके गुण। पहला है, जब सूचना एकत्रित करने का कार्यक्षेत्र विशाल हो तब यह पद्धति अधिक अनुकूल रहती है। क्षेत्र बड़ा हो तब ये अच्छे से अनुकूल रहती है। जांच का अधीन व्यक्ति सूचना देने वाला तैयार ना हो तब एकमात्र पद्धति सिद्ध होती है। जब वो सामने वाला व्यक्ति उस सूचना को ना देना चाहता हो तो ये पद्धति उपयोगी होती है। प्रत्यक्ष जांच को तुलना में यहाँ समय, खर्च व शक्ति कम होती है। सरकार के विभिन्न विभागों के लिए आवश्यक विविध प्रकार की सूचना के लिए यह पद्धति अत्यंत उपयोगी है। ये इसके गुण हैं। अगर गुण हैं तो उसके दोष भी रहते हैं। तो पहला दोष, जब व्यक्ति या संस्थान के लिए जिस प्रकार सूचना प्राप्त करनी है वह व्यक्ति या संस्थान पूर्व ग्रह युक्त अथवा पक्षपाती हो तब यह पद्धति
भी विश्वसनीयता घटती है। जब त्राहित व्यक्ति जिससे सूचना प्राप्त करनी है वह अप्रमाणित, अकुशल या सच सूचना देने में सक्षम ना हो तब यह अर्थहीन हो जाती है। प्रश्नावली पद्धति अध्ययन संबंधी उद्देश्यों के अनुरूप तर्कबद्ध रूप से क्रम में व्यवस्थित किए गए प्रश्नों की सूचना बनाई जाती है। इन सूचनाओं के बीच उत्तर लिखने हेतु रिक्त स्थान रखा जाता है। इस प्रकार तैयार किए गए प्रश्नों की सूचना को प्रश्नावली कहते हैं। प्रश्नावली द्वारा सूचना एकत्रित करने की दो पद्धतियाँ हैं, एक गणक द्वारा और एक डाक द्वारा। अभी आदर्श प्रश्नावली किसे कहेंगे वो देखते हैं। उसके लक्षण। सूचना एकत्रित करने की सफलता का आधार मुख्यतः प्रश्नावली की रचना पर रहा हुआ है। योग्य रूप से तैयार किए गए प्रश्नावली को आदर्श प्रश्नावली कहते हैं। आदर्श प्रश्नावली तैयार करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला है, प्रत्येक प्रश्नावली में के साथ में संबंधित पत्र अथवा योग्य शीर्षक रखना चाहिए जिससे वाचक को अभ्यास अधीन का उद्देश्य स्पष्ट ख्याल आ सके। प्रश्नों की संख्या जितनी संभवतः हो उतनी कम होनी चाहिए। प्रश्नों की संख्या जांच के उद्देश्य सुसंगत होनी चाहिए। प्रश्न सरल, संक्षिप्त एवं समझे जा सकें ऐसे होने चाहिए। प्रश्न की गणना तार्किक होनी चाहिए। प्रश्नों का क्रम सामान्य प्रश्नों से आरंभ करके अध्ययन हेतु निश्चित प्रश्नों की ओर होना चाहिए। भावनात्मक व निजी जीवन से संबंधित प्रश्नों को पूछने से टालना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर में गणना नहीं करनी चाहिए। जिन प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में उससे अधिक विकल्प वाले प्रश्न पूछना चाहिए, परंतु जिन प्रश्नों का हाँ के लिए कोई निश्चित विकल्प ना हो उन प्रश्नों को पूछने का टालना चाहिए। डाक द्वारा प्रश्नावली। डाक द्वारा यानी कि अर्थ। आदर्श प्रश्नावली तैयार करने के पश्चात जिससे सूचना प्राप्त करनी हो ऐसे दाता को दी गई समय अवधि में सभी प्रश्नों के उत्तर देखकर वापस भेजने का निवेदन के साथ डाक द्वारा प्रश्नावली भेजी जाती है। उसे हम डाक द्वारा प्रश्नावली कहते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर है, मेल है, SMS है, उन सभी का मोबाइल के द्वारा हम उनका इस्तेमाल करते हैं। अब इसके गुण। जब सूचना प्राप्त करने का क्षेत्र विशाल हो तब सूचना एकत्रित करने के लिए इस पद्धति का उपयोग विशेषकर किया जाता है। जब पद्धति सरल हो, कम खर्च से सूचना प्राप्त करनी हो, जिन क्षेत्रों में व्यक्तिगत या टेलीफोन के माध्यम द्वारा संपर्क करना कठिन हो ऐसे क्षेत्रों में रहे उत्तरदाताओं से गणक इस पद्धति से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके दोष। जब उत्तरदाता अशिक्षित हो, उनमें असहकार की भावना हो तब ये पद्धति अनुपयोगी सिद्ध होती है। कितनी बार तो उत्तरदाता सूचना प्राप्त करना गलत होती है अथवा दूसरी अधूरी या उत्तर देने बिना ही प्रश्नावली को वापस भेज देते हैं। आलसी उत्तरदाता होगा तो वो प्रश्नावली खो देगा, सूचना देने में विलंब करते हैं। इस पद्धति में उत्तरदाता को सूचना की स्पष्ट दे सके या प्रश्नों का अर्थघटन करने में साहिब हो ऐसे व्यक्तियों की कमी रहती है जिससे प्रश्नों का गलत अर्थघटन होने की पूरी संभावना रहती है। गणक द्वारा प्रश्नावली। इस पद्धति में गणक स्वयं उत्तरदाता के पास जाता है, स्वरूप में मिलता है, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करता है और उनसे गणक के हस्ताक्षर स्वयं या हस्ताक्षर द्वारा लिखते हैं। इसका गुण है, योग्य गणकों का चयन करके उत्तरदाता से संपूर्ण सच एवं अति योग्य सूचना यहाँ प्राप्त हो सकती है। जब उत्तरदाता अशिक्षित या असहकार
कारक हो तब उत्तरदाता को योग्य घोषणा एवं स्पष्टीकरण द्वारा सूचना प्राप्त की जा सकती है। प्रश्नावली खो गई हो, अधूरी सूचना प्राप्त हो, तब प्रश्न यहाँ उपस्थित नहीं होते हैं, पर सूचना अधिक विश्वसनीय होती है। किसी व्यक्ति को सामने बैठ के उनसे क्वेश्चनिंग करना। इसके दोष, कभी कभार पर्याप्त मात्रा में विशेषज्ञ गणकों की प्राप्ति का कार्य कठिन बन जाता है। बड़ी संख्या में उनकी नियुक्ति करना उन्हें चुकाने वाला मेहताना खर्च में वृद्धि करता है। जांच हेतु अशिक्षित गणकों की प्रशिक्षण देने का अधिक कठिन कार्य हो जाता है। जबकि उत्तरदाता विशाल क्षेत्र में फैले हों तब इस पद्धति अनुपयोगी बनती है। ज़्यादा क्षेत्र में है तो वहाँ पे ये पद्धति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। गणकों के उत्तरदाता के साथ समय का तालमेल बैठाना पड़ता है। जब उनको समय होता तभी ही वो हमारे क्वेश्चन का आंसर या हम जो जानकारी प्राप्त करना चाहते तभी वो समय हमें दे पाएंगे, तो वहाँ पे ये संभव नहीं हो पाता है। गौण सूचना के प्राप्ति स्थान कौन कौन से हैं? मुख्यतः प्राप्ति स्थान प्रकाशित या अप्रकाशित होते हैं। अगर मैं कहूँ कि प्रकाशित या प्रस्थान द्वारा जो प्राप्ति सूचनाएं होती हैं वो अलग अलग हैं। जैसे पहला सरकारी प्रकाशन के द्वारा, तो सरकारी प्रकाशन लोगों की जानकारी देने हेतु सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंशतः ऐसे संगठन हैं जो आंकड़ा के लिए सूचनाएं एकत्रित करके उनका निष्कर्ष प्रकाशित करती हैं। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये सब ऐसी संस्थाएं हैं जो आंकड़े प्रस्तुत करती हैं जिनका उपयोग अलग अलग क्षेत्र में किया जाता है। अर्ध सरकारी प्रकाशन जैसे जीवन बीमा, विद्युत बोर्ड आदि नियमित रूप से महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रकाशित करती रहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये सभी संस्थाएं जो अंतर्राष्ट्रीय पे सभी की जानकारियाँ प्रकाशित करते हैं। संशोधन संस्थान के द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन, फिजिकल रिसर्च लैब, सॉल्ट एंड मरीन रिसर्च लैब भावनगर में है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली के अंदर जो है, ऐसी सब संस्थाएं अलग अलग पूरे देश में जो ग्रोथ रेट है उसकी जानकारियाँ देती हैं। स्थानिक स्वराज्य संस्था एवं स्वायत्त शैक्षणिक संस्थाएं नगर पालिका से जिला परिषद, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वार्षिक अभिलेख प्रकाशित करते हैं जिनके द्वारा हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। व्यापारिक अव्यापारिक संस्थाएं भी प्रकाशित करती हैं। पत्र व सामायिक द्वारा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यापार के खेल क्षेत्र हैं उन सब की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। प्रकाशित सूत्रों के प्राप्त गौण सूचना। अप्रकाशित संस्थाओं द्वारा कुछ सांख्यिकी सूचनाएं अप्रकाशित की जाती है, परंतु निवेदन करने से निजी व सार्वजनिक संस्थाएं द्वारा स्वसंदर्भ हेतु तैयार किए गए अप्रकाशित आंतरिक अभिलेख सूचना प्राप्त की जा सकती है। इन सभी के द्वारा हमें अलग अलग सूचनाओं की जानकारी कैसे उपयोग करना है, किस प्रकार से हम उनकी सूचनाओं का मिल सकती है, उन सभी के बारे में विद्यार्थी मित्रों हमने आज पढ़ा। यहाँ पे ये चैप्टर पूर्ण होता है। धन्यवाद।